नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप आर्यावर्त के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं और रोज की तरह आज बतकही में हम एक नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का विषय वस्तु है कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था। जिस तरह से सबसे ज्यादा कोई व्यवस्था चरमराई है तो वो शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा किसी राष्ट्र के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी समाज के लिए और किसी व्यक्ति के लिए सबसे अहम चीज है। उसके बिना इंसान पशु के समान है। आधुनिक युग में शिक्षा जो है आपको प्रतियोगिता की भावना को विकसित करती है और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, सीबीएसई बोर्ड ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा लेने से इनकार कर दिया कोरोना काल को देखते हुए। और पिछले साल भी कुछ इसी तरह की बातें थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा क्या महत्व रखती है किसी भी छात्र के जीवन में, इस विषय को लेकर ढेर सारी चर्चा होगी। कई सारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने शिक्षाविद अश्वनी शर्मा जी। सर, सबसे पहला सवाल है कि कोरोना नमस्कार। काल में शिक्षा को किस रूप में आप देखते हैं? कोरोना काल में अगर कोरोना काल में अगर शिक्षा की बात की जाए तो बच्चों को जहाँ तक अगर इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बात होती है, शेयरिंग नहीं हो पाती है। और ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था हमारे शहर में या अदर छोटे जो शहर हैं उसमें शिक्षा की व्यवस्था ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होने के कारण या इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको नॉलेज का अभाव रहता है। अगर एग्जामिनेशन भी ले लिया जाता है या उसका रिजल्ट भी दिया जाता है तो थोड़ा उसके लिए मार्केबल कम होता है, जिसके कारण बच्चे को शिक्षा के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती। इवन अगर मान लीजिए कोरोना काल में सबसे ज्यादा कोई डिस्टर्ब हुआ है तो वो कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूशन, इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए और भी उचित और लोगों को डिजिटलाइजेशन के बारे में और भी जानकारी दी जानी चाहिए और उनको प्राइमरी में आज से उनको रखा जाना चाहिए कि बच्चे को शुरू से ही इजी टू वर्क डिजिटल शिक्षा के बारे में दिया जाए। नहीं, जिस तरह के हालात हैं अभी, जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में आपको नहीं लगता है कि सरकार को कोई और कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए? अब स्कूल कॉलेज को कुछ मापदंडों के साथ चलाने का सरकार को कुछ गाइडलाइन देना ही चाहिए, जिसमें बच्चे की मतलब उनकी सारी चीजों को व्यवस्था को देखते हुए सरकार को उस पर पहल करनी चाहिए। नहीं, आप जिस तरह से आप चीजों को देख रहे हैं कि निजी हाँ स्कूल जी। जो हैं वो किसी भी हाल में फी लेने पर आमदा है। वो उनको फी चाहिए, निजी स्कूलों को चाहिए फी। बहुत सारे बातें हैं। अब मान लीजिए एग्जाम होगा नहीं, जब 12th 10th का एग्जाम नहीं होगा, 5वां 6ठा 7वां 8वां में पढ़ने वाला बच्चा और उसका गार्जियन जिसका रोजी रोजगार समाप्त हो गया, ऑनलाइन क्या बच्चे पढ़ेंगे, उनके स्वास्थ्य पर क्या व्यापक असर पड़ रहा है। तो सरकार नियम बना दे कि फिलहाल जब तक कोरोना काल है एकदम एक समान शिक्षा व्यवस्था होगी और ऑनलाइन पढ़ाई भी है। जैसे सरकारी विद्यालयों के लिए हो रहा है कि बच्चों को टैब दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 2 साल तो गुजर गए हैं। अश्वनी जी, आपसे यही जी। सवाल है कि एक आम आदमी के नजरिए से आप क्या सोचते हैं? एक तरफ भोजन संकट, जीवन संकट, शिक्षा संकट, तो सरकार ही तो कुछ कर सकती है ना, बीच का रास्ता निकाल बिल्कुल। सकती है। बिल्कुल। हमारे सरकार को इस तंत्र में सबसे ज्यादा ये चीज देखना चाहिए कि बच्चे को किस तरह से शिक्षा के तरफ, और प्राइवेट स्कूल जो बेहतर पोजीशन पे हैं वो अपने जी फीस को लेकर किसी भी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो छोटे स्कूल हैं वो अपने आप में जी संघर्ष की स्थिति में कि वो चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता जी है कि छोटे जो स्कूल होंगे वो बंद हो जाएंगे और बड़े जी स्कूलों की और मनमानियां चलेंगी। जी। ऐसा मेरा अपना नहीं, ठीक। व्यक्तिगत सोच है। नहीं, ठीक है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने बिहार के जो निजी स्कूलों का जो सबसे बड़ा संगठन है उसके अध्यक्ष को भी, कई सारे निजी विद्यालयों से हमने बात की। बहुत सारी बातें आ रही है कि जो निजी विद्यालय है, जो 2 4 10 विद्यालय होंगे जिनके फी मिल जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन अधिकांश विद्यालय है जिन्हें अपना बस बेचना पड़ रहा है। बहुत सारे स्कूल के शिक्षकों की छुट्टी कर दी बिल्कुल। गई है। किराए टेक्निकल रूप से से बहुत सारे बहुत शिक्षक। सारे जी शिक्षक, ये जी जी बहुत सारे स्कूल जो हैं जो किराए पे चलते हैं वो अपना ये किराया नहीं भरने में सक्षम होंगे बस का। और जी जितने भी लोग हैं एम्प्लॉय जो हैं वो ज्यादा स्ट्रगल की जी स्थिति में हैं। और उनका भी जी परिवार कहीं स्कूल में पढ़ता है तो वो अपने बच्चे को पढ़ाने में और खाने में आज के समय में सक्षम नहीं है। जी। नहीं, तो ठीक है उनके लिए सर। सरकार का जो उचित, सरकार का उसमें जो
उपयुक्त क्या होना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, इसके तरफ गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। वो सिर्फ क्या है, तो एक मुझे सरकार कैसे चलेगी, इन्हीं पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और शिक्षा जो हमारी बुनियादी ढांचा है, उसके तरफ गवर्नमेंट की कोई भी ध्यान नहीं जा रही है। अब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारे में मेहमानों को अगर हमने मान लो निमंत्रण भेजा है, जिसमें हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हम पर चर्चा को जारी रखेंगे। जो भी दर्शक हमारे साथ हैं उनको बता दें कि अब हम 10,000 के आंकड़े को पार करने वाले हैं, 10,000 के आंकड़े के आसपास हैं। हमारी जो टीम है काफी छोटी टीम है, एकल टीम है, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम जनहित के मुद्दों पर लगातार एकदम लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारी बाधाएं हमारे साथ भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पेज को रिपोर्ट मार रहे हैं, लेकिन हजारों दर्शक हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पत्रकारिता अपनी जगह है। देखिए हम जिस दौर में हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद हम डिजिटल मीडिया पर नए नए बिल्कुल प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए जी हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों के दिलों का विश्वास जीतना। अगर आप सही सच्ची खबरों को दिखाइएगा, बेहतर बातचीत होगी तो लोग आपको देखेंगे। कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारे चेहरों से हम नकाब भी उतारेंगे, बहुत सारे हम जो खबर दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस कोरोना काल में जिनके खिलाफ हमारे पास कई सारे पुख्ता प्रमाण है। हम पत्रकार हैं तो पत्रकार वाले ही शैली से आएंगे। अश्विनी शर्मा जी, आप क्या सोचते हैं कोरोना काल में और क्या बिल्कुल होना चाहिए? जी। कोरोना काल में उचित मतलब हो सकता है, बच्चे को स्कूलों में 50% या 30% के साथ क्लासेस को डिवाइड करके चला सकें। सबसे पहले बच्चे क्लास करें, और लोगों का अगर जब तक सबसे पहले कोई अपने बच्चे को कोरोना काल में इस बाहर अपने घर से नहीं भेजना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कितने मुश्किल से और सारी चीजों से बाहर निकलते होंगे, कितनी कठिनाइयों को झेलते होंगे, तो वैसे और भी परिवारों को ऐसा सोचना होता है कि मैं कैसे अपने बच्चे को भेजूं। पहला ये। दूसरा, एक काम कीजिए शिक्षा के लिए। अगर मान लीजिए ऑनलाइन में बच्चे को बहुत सारी चीजें कठिनाई आ रही हैं, वो पढ़ाई नहीं गेम में बिजी हो जाते हैं। ऑनलाइन में बच्चे कहीं ना कहीं इंगेज दूसरे जगह पे होते हैं, वो भी हमारे समाज के लिए खराब सच मैसेज है। ये मेरा अपना मान व्यक्तिगत, ये भी मेरी अपनी राय है। जो एक काम के बच्चे डिजिटली नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, अभी हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं डेवलप हो पाई हैं। इसके लिए चलिए, गवर्नमेंट को सबसे पहले सख्ती से ही देखना चाहिए। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, छपरा से जुड़े हैं, सुधांशु रंजन जी। वहां से विधान परिषद चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, पंचायत स्तरीय, और काफी एक्टिव रहते हैं। तो चूंकि आज हमने बिहार के कई पार्ट से लोगों को जोड़ा है, सुधांशु जी अपनी माइक को ऑन कर दीजिए। आपकी जो माइक है जी, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं सुधांशु जी? मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? तो सवाल आप ही से है कि कोरोना काल है, शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है, क्या होना चाहिए सुधांशु जी? जी नमस्ते, मैं सारण से सुधांशु रंजन। मैं बता दूं कि कोरोना काल विश्व महामारी है और इसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर से भी प्रयास कर रही है। लगातार प्रयास से इसमें जो लॉकडाउन हुआ उसे काफी सुविधा मिला है। जो काफी जगहों पर आना जाना बंद हुआ, परिचालन बंद हुआ, दुकान से लोग को सामग्री लेने में समय सीमा बनाया गया। इससे साफ होता है कि कोरोना पर बिहार में हम लोग 1% पर आ गए हैं। तो कोरोना पे जीत तो हम लोग निश्चित कर रहे हैं, और जो क्षति है इस क्षति को तो किसी सूरत में पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्षति को पूरा करना हम लोगों के बस की चीज नहीं है। और प्राकृतिक आपदा जो भी है उसमें निश्चित रूप में क्षति होती है, लेकिन बचाव ही सुरक्षा है। और हम लोगों के लिए बच के रहना, लॉकडाउन का पालन करना, हर एक नियमों के साथ चलना, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, हमेशा ध्यान रखना। अब इसके साथ जब तक हम लोग जीत नहीं लेते हैं तब तक मास्क और सैनिटाइजर, 2 गज दूरी का पालन करना होगा, और इसी के साथ जीने का आदत डालना पड़ेगा। सुधांशु जी, शिक्षा पर आज हमने परिचर्चा रखा है। शिक्षा पर बताइए क्या असर पड़ा है? आपने देखा होगा सीबीएसई 12 की परीक्षा रद्द हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, कोचिंग बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए? एक बात बताइए, सरकार के द्वारा अभी तक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि शिक्षा के किस गुणवत्ता के साथ आप सुधार चाहते हैं।
और पब्लिक क्या चाहती है। अगर मेरा परिवार सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, तो शिक्षा अनिवार्य रूप से जरूरत है। अगर सुरक्षा ही जब नहीं है तो अभी शिक्षा का महत्व भी कहाँ से देखा जा रहा है। अभी तो विश्व महामारी में सभी लोग फंसे हुए हैं, इससे उबरने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जब शुरू होगा, कोरोना महामारी खत्म होगा, तो जरूर निश्चित रूप में शिक्षा का व्यवस्था बहुत ही बढ़िया होगा। और शिक्षक और शिक्षा दोनों जब एक साथ जुड़ेंगे तब जाके पढ़ाई हो सकती है। ऑनलाइन पढ़ा के आप चाहेंगे कि अच्छा एक कर दें, सिस्टम को बना दें, तो नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लगातार यही लोग से कहेंगे कि अभी सुरक्षित अपने आप को करें, अपने बच्चे को सुरक्षित करें कि आगे जो भी बीमारी है ये फैले नहीं। बीमारी पर जब हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटो मोड में हम लोग शिक्षा पर कंट्रोल करेंगे और शिक्षा पर बहस करेंगे। शिक्षा को निश्चित रूप में अच्छा करने के लिए हम लोग पहल करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं और हमारी कोशिश है, चूंकि बहुत सारे तकनीकी रूप से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बेगूसराय से जुड़ गए हैं रजनीकांत पाठक जी। रजनीकांत पाठक जी मिथिला के बहुत बड़ी शख्सियत हैं। इन्होंने फिल्म बनाई थी लव यू दुल्हन, इन्होंने चुनाव भी स्नातक का लड़ा था, काफी अच्छा वोट भी आया था इनको मिथिलांचल इलाके से। शिक्षा पर बहुत अच्छा काम करते हैं। सुधांशु जी छपरा से हैं तो रजनीकांत पाठक जी जुड़े हुए हैं बेगूसराय से। थोड़ा विलंब हो गया है रजनीकांत पाठक जी, क्योंकि विषय आज आपके मनपसंद विषय को हमने उठाया है। स्नातक चुनाव के दौरान बहुत सारी विषय को आपने हमसे भी अवगत करा दिया, शिक्षा को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां हैं। और आज सुबह से चर्चा भी आपसे हो रही थी, सरकार ने 12th की एग्जाम को कैंसिल कर दिया, निजी विद्यालय खुल रहे हैं, कोचिंग संस्थानों की स्थिति बहुत खराब है। जी उत्तर प्रदेश भी जो इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आ रहा है उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश पर भी आएंगे, उत्तर सब प्रदेश पर चर्चा करेंगे। रजनीकांत पाठक जी आपके मोबाइल पे फोन आ रहा है, आप थोड़ा सा अपना रजनीकांत पाठक जी जी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए जवाब ही दे दीजिए, शिक्षा पर आज बहस है, जवाब दे दीजिए। क्या हम आपका वो नहीं सुन रहे थे। कोरोना काल में शिक्षा पर असर पड़ा है, सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। तो मान लीजिए इंजीनियरिंग में जिस बच्चे को जाना है, मेडिकल में जाना है, अब उसकी तो अहर्ता है। स्कूल वाले फी ले लिए, एग्जाम हुआ नहीं, बच्चों का फी दे रहे हैं, खाने को घर में अनाज नहीं है। आपको क्या करना चाहिए सरकार को? इस आवाज मेरी आ रही है अनुप जी आपको? जी बोलिए। इस विषय पे हम लोग 2 दिन पहले भी जब कुछ दिन पहले पता चला कि सीबीएसई बोर्ड ने 10th का एग्जाम जो है रद्द कर दिया, यह एग्जाम वो नहीं लेंगे, उसके बाद हमको 2 दिन पहले विभिन्न समाचार माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से जानकारी मिली कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12वीं के एग्जाम को भी रद्द कर दिया। अब वो कई तरह के प्रश्न मेरे मन में आए, हम के कि भाई ये कैसे हो सकता है। और इसमें भी कमाल बात ये देखिए कि इंटरनल मार्किंग के आधार पर पास किया जाएगा। अब वो इंटरनल मार्किंग पद्धति क्या है ये भी सुन लीजिए। मतलब जो बच्चा 11वीं में एग्जाम दिया होगा और उसका जो मार्क रहा होगा उसके आधार पर जो है 12वीं को पास दिया जाएगा और डिग्री दिया। हमारा ध्यान सुनिएगा हम क्या क्या कहना चाहते हैं। जी अब इसमें एक चीज और भी देखिए कि 11वीं और 12वीं का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 वर्ष का होता है, ठीक है जी। अब 11वीं में सपोज कीजिए कि जिसको मैथ में 80 नंबर आया होगा या 70 नंबर आया होगा, तो वो लड़का 70 नंबर वाला तो खूब मेहनत किया होगा, साल भर पढ़ा होगा, सेल्फ स्टडी या कोचिंग या ऑनलाइन जो जितने भी प्रक्रिया इस 1.5 साल में हुआ वो क्या होगा। तो हमको लगा कि सारा चीज हो सकता है। मार्च अप्रैल मई में चुनाव, मतदान और परिणाम आया, सीबीएसई एग्जाम क्यों नहीं ले सकता है। दूसरी चीज कि आप लाखों बच्चों को बिना एग्जाम लिए हुए कैसे पास कर देंगे। और अगर आप पास कर देंगे तो जो बच्चे मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो क्या सीबीएसई उसको डिग्री देगा? वो क्या किस प्रकार का डिग्री होगा? इंटरनल जो मार्किंग है वो क्या है, क्या पद्धति है। तीसरी चीज कि जो मेधावी छात्र हैं जो विदेश में भी पढ़ने के लिए जाते रहे हैं, उनका जो है विदेश में जो है उस डिग्री का क्या मान्यता होगा। तो ये तमाम तरह के जो शंका है मन में, वो हम लोगों के मन में रहा। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, सीबीएसई का ये कंप्लीट फेल्योर है।
अब देखिए कि बिहार गवर्नमेंट ने बाकी चीज पे बहुत सारा चीज पे बात किया जा सकता है, विमर्श किया जा सकता है, बहस किया जा सकता है, लेकिन कम से कम बिहार गवर्नमेंट ने बोर्ड का एग्जाम तो लिया, एक टाइम फ्रेम में लिया, रिजल्ट भी दिया, और सीबीएसई के पास भी अनूप जी समय था। वो आप मार्च का, अप्रैल का जो समय है, आप इसमें आराम से एग्जाम करा। दूसरी चीज ये, अगर कोई बहाना बनाता है ना कि कोई पेरेंट्स भेजना, अरे भाई सीबीएसई के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एक कक्षा में 5-5 बच्चे जब आप एग्जाम लेते हैं तब पर भी वो एग्जाम हो सकता था। तो बहुत सारे चीज लग रहा था, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि देखिए जो शिक्षा व्यवस्था है, आदरणीय रहमान साहब भी अभी हम कहीं देखे हैं उनको कि जुड़ चुके हैं, खुद के शिक्षाविद हैं, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने इकोनॉमिकल शिक्षा दिया है, आगे बढ़ाया है। इस पर और भी बेहतर ढंग से रहमान जी प्रकाश डालेंगे। आदरणीय गुड्डू बाबा को भी देख रहा हूँ, वो भी लाइन पर है। हम इसमें 2-3 चीज आपको कहना चाहते हैं कि ये जो सीबीएसई का 10वीं और 12वीं है, और ये जो इंटरनल मार्किंग का जो पद्धति है या जो नियम है, हमको ये समझ में नहीं आया। इसमें 2-3 बात है, इस पे बात क्लियर होना चाहिए कि जो मेधावी छात्र हैं वो विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो कौन से डिग्री लेके जाएंगे। बहुत तमाम तरह की बातें हैं जो अभी हवा में है, अभी कोई ऐसा आधिकारिक तो जानकारी मिला नहीं है। विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से जाने हैं हम लोग। अब जो आपके पैनल में है वो, उनसे भी हमारा ज्ञान वर्धन हो कि ये जो इंटरनल मार्किंग है तो वो क्या क्या है, वो हम लोग थोड़ा समझना चाहते हैं। अनुप जी, चलिए, गुरु रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे गुरु रहमान के पास चलते हैं। विषय हमने आपको बता दिया है। गुरु रहमान, आप ही से सवाल है कि इंटरनल मार्किंग क्या है, और जिस तरह से बच्चे हताश हैं, निराश हैं, गार्जियन के पास पैसा नहीं, आप खुद शिक्षाविद हैं, बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, आपके भी बच्चे पटना के किसी प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ते होंगे, और जिस तरह के हालात हैं, आपको क्या लगता है बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए, हेलो जी, बोलिए बोलिए। सर प्रणाम। नमस्ते नमस्ते भाई। चलिए सर, सवाल वही है आपसे। गुरु रहमान जी, हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? तो सवाल आपसे यही है कि कोरोना काल में क्या व्यवस्था होनी चाहिए और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हमारे पाठक भैया ने कहा कि इंटरनल मार्किंग, तो इंटरनल मार्किंग में चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, वैसी परिस्थिति में होती है कि जैसे आपको 3 महीना पर या 6 महीना पर 6 महीना पर टेस्ट लिया जाता है, तिमाही टेस्ट होता है, 6 महीना पर टेस्ट होता है, 9 महीना पर टेस्ट होता है, फिर उसका फाइनल एग्जाम होता है। तो उसके आधार पर बच्चों का आकलन किया जाता है कि बच्चों में किस तरह की सुधार हो रही है। इसको इंटरनल मार्किंग के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से इस इंटरनल मार्किंग के आधार पर, खासकर वो भी जब ऑनलाइन की प्रक्रिया हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन प्रक्रिया में वैसे बच्चे जो घर पर रहकर परीक्षा दे रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में एन के प्रकार अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, और कोई उनको चेक करने वाला नहीं होता है। तो यह निश्चित रूप से छात्रों के लिए बहुत ही अहितकारी होगा, क्योंकि इंटरनल मार्किंग के आधार पर अगर उनको नंबर दिया जाएगा, तो यह उन छात्रों के लिए जो कि ईमानदार हैं और जो वास्तव में जीवन में कुछ लक्ष्य रखे, वो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए घातक परिस्थिति होगी। ये बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा उन पर, और निश्चित रूप से डिप्रेशन के शिकार होंगे। नहीं, आपके यहाँ पे कोचिंग में बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आपको नहीं लगता ऑनलाइन में? अनुप जी, रामान सर, एक बात और इसमें मैं जोड़ता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो एक मार्केट में बात है कि इंटरनल मार्किंग से पास किया जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और गौरतलब बात है कि मार्च 2020 से पढ़ाई बाधित है। क्लास 1 से लेके और ग्रेजुएट या बाकी जो भी कहिए, सारा पढ़ाई बाधित है। जो बेसिक चीज है 12वीं तक की शिक्षा, उसके बाद प्रोफेशनल शिक्षा तय होता है। ये 12वीं तक शिक्षा में जितने भी सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड निजी विद्यालय हैं, अब आपने कहा इंटरनल मार्किंग, बहुत जगह तो 11वीं में टेस्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि मार्च 2020 याद कीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 3 महीना तक बच्चों का फीस नहीं लीजिए। कोई भी विद्यालय प्रबंधन ये चीज को स्वीकारा नहीं था। हम लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं, हम लोगों ने पूरा फीस दिया है,
पिछले मार्च में, फीस नहीं देते तो वो रिजल्ट, बहुत तरह की बातें थी। अब जब आप बहुत सारा स्कूल में, मैं रहमान सर के ध्यान में बात लाना चाहता हूँ, बहुत सारा विद्यालय ने तो वो टेस्ट ही नहीं लिया है। तो ये तब तो आप सत्यनारायण भगवान की तरह इंटरनल मार्किंग कीजिएगा, थोड़ा प्रसाद तुम भी खाओ, थोड़ा तुम भी खाओ और सारे मिलके बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मतलब शिक्षा के साथ इस प्रकार की बात जो है, ये भी एक इतिहास बन गया। बताइए, मतलब आप देश में चुनाव करवा सकते हैं, रैली बड़ा बड़ा करवा सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि पूरे देश में, मैं जितने भी पैनल के सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, अभी हमारे देश में कम से कम इतना व्यवस्था है कि एक क्लास में आप 5 बच्चे के सीबीएसई बोर्ड को बैठा के एग्जाम ले सकते थे। पेरेंट्स को कहते आप कि भाई आप आइए अपने बच्चों संग और चारों कोना में बैठा दीजिए। जब याद कीजिए ना, हम लोग बचपन में जो है, मतलब हम लोगों के समय हम तो 3-3, 4-4 बच्चे बैठते थे। अब तो ऐसा व्यवस्था है सीबीएसई के साथ कि एक बेंच पे एक बच्चा बैठता है, तो आप एक विद्यालय में, एक रूम में 5 को बैठा सकते थे। तो बहुत सारा चीज है, ये निर्णय जो है ये कहीं न कहीं शिक्षा को, मतलब एक लॉट को ही खराब कर देगा। मतलब एक लॉट होता है ना कि ये कपड़े का लॉट आया, ये मार्केट में जाएगा, तो ये जो हमारा रजनीकांत पाठक जी आपको पता है, बहुत सारे पाठक भैया, हाँ है, बोलने दीजिए रहमान सर को। हाँ पाठक भी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि यहाँ पर शिक्षा से संबंधित बहुत सरकार सीरियस है, इस बात को न लिया जाए, क्योंकि सरकार इस बात को सीरियस है कि कहीं हमारे वजह से कोरोना न फैल जाए। इलेक्शन कराना हो तब, या अन्य किसी भी तरह की रैली कराना हो तब, तो निश्चित रूप से मैं आपके बात से सहमत हूँ। और आप आज मैं बता दूं कि यूपीएससी का परीक्षा हो या अन्य सीडीएस की परीक्षा हो, एनडीए की परीक्षा हो, तो एक बेंच पर एक लड़का बैठता है। ऐसा सरकार नहीं कर रहा है, नहीं करना कि वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति चाह रहा है, और अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति के कारण यह छात्रों की एक पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और आपको मैं बार बार कहता आया हूँ, और ये आपको अनूप नारायण को भी आर्यावर्त चैनल पर मैं बार बार कहता हूँ, यह सरकार फिरौन से कम नहीं है। फिरौन एक ऐसा बादशाह था जिसने अपने मंत्री से कहा था, ये मंत्री तुम ऐसा काम करो कि राज्य साम्राज्य की संपूर्ण जनता हमको भगवान मानना शुरू कर दे। तो उस मंत्री ने कहा कि हुजूर बहुत आसान तरीका है, राज्य में जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय है, मदरसा है, सब पर रोलर चलवा दीजिए, जितने भी शिक्षक है सबको बर्बाद कर दीजिए। उसके बाद जाहिलों की एक ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको भगवान मानना शुरू कर देगी। मैं इस सरकार को फिरौन से अलग किसी भी परिस्थिति में नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अगर सरकार में जिजीविका रहती, सरकार में रहता कि शिक्षा के बल पर राष्ट्र किया जा सकता था, जो कि शिक्षा के बल पर ही संभव है, तो निश्चित रूप से वो आईसीएसई और सीबीएसई जैसे बोर्ड में इस तरह की बात करके सरकार के द्वारा बहुत ही गलत परिस्थिति पैदा हुआ है। मैं बजरंग बली का आनंद भक्त होने के नाते शुक्रगुजार हूँ उस बजरंग बली का, जिन्होंने मेरी बेटी अभी 8th क्लास में है और बेटा 4th क्लास में है। मुझे इस बात का कम से कम सुकून तो है कि हमारी बेटी कम से कम इंटर और 10th में नहीं थी, ताकि उसको इस तरह की शिक्षा व्यवस्था से गुजरना पड़ता। लेकिन मैं हजारों करोड़ों उन माँ बाप के बेटी और बेटों की सपना को लेकर चिंतित हूँ, शिक्षक होने के नाते, जिनको इस तरह के अवस्था से गुजरना पड़ रहा है। कोरोना का मार अलग, मानसिक त्रासदी अलग, और शिक्षा व्यवस्था चौपट करके सरकार यह सिद्ध करना चाह रही है कि शिक्षा को बर्बाद करके हम शासन करना चाहते हैं। ये प्रकार चाहे कोई विधि हो, मैं रजनीकांत पाठक भैया से के बाद से पूरी तरह सहमत हूं। यानी आप बता दें कि निजी स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, इस स्कूल में सरकार की एक नहीं चलती है। अगर चलती भी है तो सरकार चलाना नहीं चाहती है, क्योंकि बिना पढ़े, आपको बिना पढ़े बच्चे ऑनलाइन में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। अगर गार्जियन साथ में नहीं रहे तो ऑनलाइन में बच्चे बंद करके और अपना कार्टून देखना शुरू कर देते हैं। बिना पढ़ाए हुए मैसेज चलाता है कि इतना पैसा आप दीजिए, इतना पैसा आपको दीजिए, इतना पैसा दीजिए। तो निश्चित रूप से यह गार्जियन पर, बच्चों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और मैं कहूंगा कि 21वीं शताब्दी में यह जो सरकार जो है वो शिक्षा व्यवस्था पर ऐसा कुठाराघात कर रही है जो कि आने वाली पीढ़ी याद करेगी और इसका खामियाजा आने वाला भारत भुगतेगा। और विश्व गुरु की जिस परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं वो विश्व गुरु की ओर नहीं ले जा रहा है। निश्चित रूप से भारत को एक बर्बादी की दिशा की ओर ले जाने का एक शानदार नमूना है। उसी तरह आप यूपीएससी में कह दीजिए कि यूपीएससी में जिसका बहुत अच्छा है उसको आईएएस बना देंगे,
बीपीएससी में कहती है इसको हम बीपीएससी कंप्लीट करा देंगे, दरोगा में जिसको कहिए उसको हम दरोगा कंप्लीट करा देंगे। तो फिर जब आपके रैली निकालने पर, आपके चुनावी रैली निकालने पर, भीड़ लगाने पर, तरह तरह के आयोजन पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। और जहां से राष्ट्र निर्माण की बात होती है, संस्कृति और संस्कार की बात होती है, देश बनने की बात होती है, उसमें आपने इस तरह की बात करके निश्चित रूप से यह दर्शाया है कि आप शिक्षा को बर्बाद करना चाह रहे हैं इंटेंशनली। और मैं कहूंगा कि सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि 10th और इंटर के बच्चों के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, उनके माँ बाप के बच्चों के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सर आ रहे हैं क्योंकि आप जितने भी पैनल में हमारे लोग हैं, राणा प्रताप सिंह छपरा से जुड़े हुए हैं माजी से, उनसे हम थोड़ा जिला के लोगों को भी आज जोड़ के आ रहे हैं। हमारे पैनल में शिक्षा से जुड़े हुए दो बड़ी शख्सियत हैं, गुड्डू बाबा हैं, मुन्ना जी हैं, और एनआरआई है बिहार से हैं, संजीव सिंह जी हैं, जो शिक्षा पर ही काम कर रहे हैं बहुत बुनियादी स्तर पर। हम जिन जिन मेहमानों को हमने आज आमंत्रित किया है उन सबसे आग्रह है कि हम एक एक करके सबको सुनेंगे। राणा प्रताप सिंह जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो सवाल आपसे भी है कि शिक्षा व्यवस्था चौपट, कोरोना काल है, फिर सरकार क्या करे, सरकार किस काम के लिए होती है? पहले सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैंने डॉक्टर एम रहमान जी की बातें सुना। आखिर सरकार की दूसरापन देने से क्या, आप सुझाव दें कि सरकार क्या करना चाहती है क्या नहीं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द नहीं हो रही थी, उस समय भी हम लोग कहते थे कि एक निर्णय एग्जाम नहीं होना चाहिए। आज रद्द हो गया तब भी विरोध हो रहा है। हम चाहते हैं या सब लोग चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसे अच्छा हो, इस बारे में अमल होना चाहिए। लेकिन सरकार का टीका टिप्पणी करना है आप कीजिए, लेकिन बच्चे का भविष्य कैसे बने इस पर सोचना और समझना होगा। रही बात आंतरिक मूल्यांकन की बात हो रही है, अभी तो कोई डाटा नहीं आया है कि कैसे आंतरिक मूल्यांकन होगा। 7 जून तक मेरी जो जानकारी है कि 7 जून तक उसका रिपोर्ट आएगा कि क्या होगा और क्या होने वाला है। अभी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। रही बात स्कूल की फीस की, डॉक्टर रहमान साहब ने बोला और रजनीकांत पाठक जी भी ने बोला, फीस का जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो फीस का जो मापदंड है इस कोरोना काल में, गवर्नमेंट का कोई भी लगाम नहीं है। अगर मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं आर्यन पब्लिक स्कूल देहरादून में, वहां से भी फीस मांगा जा रहा है। आप फुल फीस तो ऑनलाइन हो रहा है और फीस आपको फुल देना पड़ रहा है। क्या गवर्नमेंट का भी ऐसा काम करना चाहिए, लगाम होने चाहिए शिक्षा माफिया पर, और इस गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। कि मैं यही कहना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि देश कोरोना काल से गुजर रहा है, टीका टिप्पणी छोड़कर एक देश के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक के समय आप सब लोग सरकार के साथ और देश को बचाने में लगे। यही आपसे, अब सभी पैनलिस्ट है, यही हम आपसे आग्रह करते हैं। चलिए, हम और भी लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा हम आग्रह कर देते हैं कि विलंब से परिचर्चा शुरू हुई है, कई सारी तकनीकी बाधाओं का हम सामना कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो टीम है बहुत एकदम छोटी एकल टीम है, बावजूद इसके अब हम 10,000 के आंकड़े के आसपास पहुंच गए हैं। आज रात तक हम उसे पार भी कर जाएंगे। हमारे वीडियो भी अब 12 लाख 13 लाख लोग देख रहे हैं, हमें भी अब 10 लाख तक लोगों तक पहुंच हो चुकी है। गुड्डू बाबा के पास आएंगे, सुनेंगे। हमारे साथ प्रेम रंजन जी भी जुड़ गए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अब तमाम गेस्ट से आग्रह है, दर्शकों से आग्रह है कि जो आपको लिंक फेसबुक का भेजा गया है उसे कृपया करके अपने अपने फेसबुक आईडी पर अविलंब उसको शेयर कर दें, क्योंकि आप सभी समाज के अग्रणी लोग हैं और आपके द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो जरूर उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें लग रहा है क्या होगा, खाने के पैसे नहीं है, फी भरा जा रहा है, बच्चे पढ़ के क्या होंगे जब 10th 12th का एग्जाम ही नहीं हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा होगी। अब हम सीधे चलते हैं विकास चंद्र गुड्डू बाबा के पास। जनहित के मुद्दे को उठाते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, लोगों की आवाज बुलंद करते हैं। पिछले साल से इन पर दबाव है कि पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कीजिए कि जब स्कूल ग्रेडिंग करके ऐसे ही सब बच्चों को पास कर दे रहे हैं तो फिर एक पिता दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के लिए स्कूल को 2.5 लाख रुपया क्यों दे। बहुत सारे सवाल हैं, गुड्डू बाबा से ही सुनते हैं। देखिए, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे जो हम समझ रहे हैं जी, कि पूरा देश जो है कोरोना काल में जो है
ये कंफ्यूजिया गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम किधर से बढ़े, किधर से क्या करें। पूरी व्यवस्था में बैठा हुआ जो लोग है उसको समझ नहीं आ रहा कि करे क्या। और दिक्कत यहाँ पर यह है कि यह व्यवस्था जो है, इन्हें जैसे पहले होता था राज दरबार में, तो जो लोग सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोग होंगे, उनकी वाहवाही करने वाले लोग होंगे, वैसे लोगों को इकट्ठा करके ये लोग अपना सलाह लेते और उसके आधार पर आगे बढ़ते। जमीनी स्तर के लोगों से ये संपर्क नहीं करते। यह इस देश का दुर्भाग्य है। अभी सरकारी विद्यालय को जानबूझ के चौपट किया गया, रहमान जी जो कह रहे थे, लेकिन सुखद समाचार है कि अब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। ये प्राइवेट विद्यालय क्यों फले फूले? इसलिए फले फूले कि हमारे जो कर्णधार थे, जो हमारी व्यवस्था थी, इन लोगों ने जानबूझकर सरकारी व्यवस्था को खत्म कर दिया। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आएगी। हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़े थे, हम लोग संस्कार लाएंगे सरकारी विद्यालयों में। दूसरी चीज, यह मैं कल डिबेट देख रहा था कि जो 3 साल की परीक्षा में जो सबसे ज्यादा जो अंक होगा उसको लिया जाएगा, उसी को मापदंड माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इस देश में चुनाव हो सकता है तो उसी तरह से परीक्षाएं भी ली जा सकती हैं। पूरा जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, मास्क लगाइए, ये सारा काम करते हुए परीक्षाएं ली जा सकती थी। क्योंकि हमारा कहना है कि जैसे कानून में ये कहा जाता है कि एक अपराधी बच जाए तो बच जाए, 100 निर्दोष की सजा नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यदि हमारे जो मेरिट वाले जो बच्चे हैं, 5% जो बच्चे मेरिट वाले हों, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भले 95 वाले निकल जाए, तो 5% जो हमारे मेरिट है, जो मेरा हीरा है इस देश का, उसकी बेहतरी के लिए परीक्षा का आयोजन होना ही चाहिए। ठीक है, 6 महीने बाद ही लीजिएगा। कोई ऐसा नियम आप बनाइए कि जो अब मंथन कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन एक एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए, ताकि हमारा जो 5% जो हीरा इस देश का है वह निखर के सामने आए, उसके मेरिट पर उसकी किसी भी तरह का कोई कहीं से बाधा नहीं पहुंचे। क्योंकि आप समझते हैं यूपीएससी टॉप करना, मेडिकल टॉप करना, तो वैसे बच्चे कहां जाएंगे अब। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग भी मेरिट वाले हमारे बच्चे हैं, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और इसका एकमात्र विकल्प है कि परीक्षा होना चाहिए। आप अभी बिहार में पंचायत चुनाव को टाल दिया आपने, 6 महीना टाले हैं, 6 महीना उसको टालिए, लेकिन एग्जामिनेशन ही एकमात्र विकल्प है देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, हमारे देश की मेरिट को बचाने के लिए। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। और फीस की जहां तक बात है, चाहे कोई भी व्यवस्था, कोई भी सरकार हो, इनकी औकात नहीं है कि प्राइवेट संस्थानों पर ये नजर निगाह टिका ले, चूंकि इन्हें बड़े पैमाने पर चंदा मिलता है और इन्हें राजनेताओं के, बड़े बड़े लोगों के बाल बच्चे ही प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं, तो कैसे उनके हितों की उपेक्षा करेंगे। चाहे कोई भी हो, किसी भी सेक्टर का बड़ा लोग है, वो प्राइवेट संस्थान जो स्कूल है उसके कमेटी के मेंबर ये हुआ करते हैं। इसलिए ये अपना काम करें, लेकिन एग्जामिनेशन मस्ट, एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए बहुत बड़ा सवाल आपने उठा दिया, किसके बच्चे पढ़ते हैं। अब ऐसा बात नहीं है, गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं बाबा। इस पर हम आपको कई सारे प्रमाण भी देंगे। संजीव सिंह जी हैं और संजीव कुमार है। संजीव सिंह जी एनआरआई हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। थोड़ा सा संजीव जी चाहेंगे आप भी प्रकाश डाल दीजिए। आप भी इन सब विषयों को लेकर काफी गंभीर है, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, और तमाम दर्शकों से आग्रह है कि हमारे इस लिंक को, जो फेसबुक लिंक है आर्यावर्त का, उसको कम से कम शेयर जरूर कर दें। संजीव सिंह जी। तो अभी हम लोग चिल्ला रहे हैं कि कोरोना को लेकर शिक्षा जो है वो चौपट है, तो शिक्षा कोरोना को लेकर चौपट नहीं है। हम एग्जाम की बात कर रहे हैं। हम लोग चिल्ला नहीं रहे संजीव जी विषय समझ लीजिए। हम लोग चिल्ला नहीं, वो चिल्ला नहीं रहे। आप नहीं चिल्ला रहे हैं, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ ना, मेरा पैनल चिल्ला रहा है। सरकार ने कह दिया 12th में एग्जाम नहीं होगा। आपके बच्चे भी मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा देंगे, तो 12th में क्या पैमाना होगा। जो निजी विद्यालय में आप बच्चों के लिए अपने गाढ़ी कमाई की मोटी फी भर रहे हैं और एग्जाम नहीं होगा, तो फिर स्कूल को हम फी क्यों देंगे। जब ग्रेडिंग सिस्टम से पास कर देना है, तो एक बीच का रास्ता सरकार क्यों नहीं निकालती है। हाँ, तो ये आज का नहीं है ना, सरकार के पास तंत्र है, और जो उसको सुविधा नजर आएगा वही सरकार करती है। तो इलेक्शन करने के लिए भीड़ जमा करने में कोई परेशानी नहीं है उनको। अभी पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं और होंगे, और भीड़ जमा होंगे, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एग्जाम लेने की बात आएगी तो उसमें इनको परेशानी दिख रहा है।
अभी मैंने राणा जी से सुना था कि सरकार का ये नहीं करना चाहिए, साथ में आना चाहिए, देश बचाना चाहिए। अब क्या बचाइएगा देश को? अभी साल भर से थोड़ा ही है। मैं जिस समय 15 साल या 17 साल पहले जब मैं पढ़ाई करता था, उस समय ही व्यवस्था चौपट थी, उसके पहले से चौपट है। तो अभी आज नीति आयोग को मैं कोट करूंगा, उनका एसडीजी इंडेक्स जो होता है, बहुत छोटे में बता दूं, 15-16 पॉइंट्स होते हैं। उसमें एसडीजी 4 जो है ना, वो शिक्षा को लेकर होता है। तो एज अ होल देखा जाए तो बिहार नीचे से टॉप कर गया है इंडेक्स में, और एसडीजी 4 जो है वो शिक्षा को लेकर पॉइंट होता है। उसमें हमने स्कोर किया है, बिहार ने स्कोर किया है कुछ कितना, एसडीजी 4 में 29 स्कोर किया है। तो ये आज का नहीं है। शिक्षा एक फंडामेंटल राइट है। मेरे बच्चे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उसके बहुत फेवर में नहीं हूं, लेकिन जो है सो है। लेकिन 70% 80% आबादी आज भी गांव में रहती है। कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? जो अभी ये सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में जो हो रहे हैं ना कि प्रोरेटेड बेसिस पे कर दिया जाए, वो निकल जाएंगे। आप ये मेरी बात मान लें कि जिनको बनना है ना, वो कहीं एडमिशन लेंगे, आईएएस आईपीएस बनना है प्राइवेट कंपनी में, वो सब अपना रास्ता पकड़ लेंगे। परेशानी इस बात की और चिंता इस बात की करनी चाहिए कि 1 साल हो गए आपने स्कूल में जो ताला लगा रखा है ना, उसका क्या रिपरकशन होगा इन द फ्यूचर, वो बहुत दिन से चल रहा है। प्राइवेट स्कूल पे नकेल कसने की बात हुई तो सरकार के पास तंत्र है और सरकार कर सकती है बहुत अच्छी तरह से। मैं केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन एक चीज उस इंसान ने दिखा दिया है दिल्ली में कि सरकारी स्कूल को भी कैसे प्राइवेट स्कूल के बराबर किया जा सकता है। उतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल पे भी उसने नकेल कसने की काम की है। गुड्डू बाबा बहुत अच्छी बात कहे हैं, इनको मोटे चंदे मिलते हैं। मोटे चंदे ही नहीं मिलते हैं, बहुत सारे हमारे राजनेता हर पार्टी से होंगे जिनके इन्वेस्टमेंट हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। शॉर्ट में बोलूं तो जो मिडिल क्लास की फैमिली है या अपर मिडिल क्लास है, शायद वो बचे हुए हैं, लेकिन 70-80% आबादी जो है वो खत्म है। इंडेक्स आ रहे हैं संजीव जी आ रहे हैं, संजीव जी एक और संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी संजीव जी बहुत बड़ी शख्सियत है और काफी आंकड़ों की बाजीगरी को बेहतर समझते हैं, बिहार को अनूप जी प्लीज संजीव जी से ही पूछेगा, लेकिन एक बात हमको बताया जाए कि ये मुद्दा क्या है। सरकार पर टीका टिप्पणी कौन कर रहा है? कोई नहीं सरकार पर टीका टिप्पणी कर रहा है, लेकिन जब अपने बच्चों पर आघात पहुंच रहा है, आपके बच्चे हैं, संजीव जी के बच्चे हैं, राणा प्रताप सर के बच्चे होंगे तब देहरादून भेजे हुए हैं, मुन्ना जी के बच्चे हैं, इन बच्चों पर आघातिक प्रहार हो रहा है तो हम लोग बोलने से भी रहे। ये संविधान क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? सरकार को हम लोग चुम्मा लेंगे? सरकार इस तरह की बात करती है। सरकार को गद्दी पर बैठाने वाले हम ही लोग थे, और सरकार हम ही लोग के बच्चों के साथ काम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चों के साथ बर्बादी का काम कर रही है। इस पर हम लोग सरकार पर बोल भी नहीं सकते हैं। क्या नहीं किया हम लोगों ने कोरोना में किसने क्या नहीं किया? कोरोना में सबने मिलकर सरकार का साथ दिया, सबके साथ खड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का रवैया किसी भी दृष्टिकोण से उचित है? करने वाला तो गांव में रहकर भी करता है। बोरा पर हम लोग स्कूल जाते थे, बोरा लेकर स्कूल जाते थे। हम लोग भले ही आईएएस नहीं बने, लेकिन आईएएस आईपीएस बनाने में सक्षम हुए कि नहीं? आप भी बोरा लेकर स्कूल जाते होंगे, संजीव जी पता है, राणा प्रताप भैया भी जाते होंगे, रजनीकांत पाठक भैया भी जाते होंगे, गुड्डू बाबा भी जाते होंगे। सरकार पर अगर टीका टिप्पणी नहीं करें तो टीका टिप्पणी किस पर करेंगे? और रही केजरीवाल की बात तो एक बात मैं बता दूं कि केजरीवाल के स्कूल में किसी भी तरह से इस तरह के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, यानी नंबर बेसिस पर पंचायती शिक्षक की नियुक्ति करके आप चाहिए केजरीवाल से तुलना करें, आप प्राइवेट स्कूल से तुलना करें तो किसी भी नहीं है। केजरीवाल का मैं भी फैन नहीं हूँ, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, लेकिन इतना बता दें कि बिहार में जिस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति होती है, चाहे 1.25 लाख हो चाहे 3 लाख हो, वो वैसी परिस्थिति में बच्चे का भविष्य बनना तो दूर, बच्चे का भविष्य बिगड़ने की ओर अवसर है। और ये 1.25 लाख जो शिक्षक आ रहे हैं वो किस तरह के शिक्षक है, और पहले से विद्यमान शिक्षक किस तरह के शिक्षक है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है।
निश्चित रूप से संजीव सर आप जान लीजिए, चूंकि आप एनआरआई हैं, आप बिहार के बारे में नहीं जानते हैं। बिहार में शिक्षकों की भीड़ है, हुजूम है, लेकिन क्या दिल्ली में इस तरह के शिक्षक चल पाएंगे? क्या प्राइवेट स्कूल में जिस तरह का शिक्षकों का चयन होता है उस तरह के शिक्षक बिहार के सरकारी स्कूल में है? कदापि नहीं। ये निश्चित रूप से सरकार के द्वारा बच्चों के साथ, शिक्षा के साथ किया गया खिलवाड़ है। और सरकार पर टीका टिप्पणी किया, अगर बाहरी सरकार हो तो उसको जगाने के लिए बम का सहारा भी अगर लेना पड़े तो हम लोग बम का सहारा भी लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अगर बहरों को सुनाना हो तो धमाका जरूरी है, और इस सरकार को जगाना होगा तो उसके लिए धमाका जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, और बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ भी हम लोग करेंगे। हम लोग एनआरआई नहीं है, बिहार के मिट्टी में पैदा हुए हैं, बिहार के मिट्टी में ही हमारे बेटी और बेटा पढ़ रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में अपनी बेटी और बेटा के निश्चित और अच्छे भविष्य की हम लोग कामना कर सकते हैं। भारत के सरकार से ही कर सकते हैं, ना कि अमेरिका और इंग्लैंड के सरकार से करेंगे, ना कि केजरीवाल के सरकार से करेंगे। इसलिए इस पर कोई ये मत बोले कि सरकार पर टीका टिप्पणी नहीं करे। सरकार पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे टीका टिप्पणी, यही बताया जाए। ये सही बात है। ये बात बताए किस पर टीका टिप्पणी करें। सरकार को हम लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। हम लोगों ने 15 साल के झंझट को देखकर नए सरकार को लाया, और नए सरकार को लाने के पश्चात शिक्षा के साथ, ये माफ कीजिएगा आप लोग, मैं गंदा बोल रहा हूँ शिक्षक होने के नाते, शिक्षा के साथ सरकार के द्वारा बलात्कार किया जा रहा है, और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये 10th और इंटर की बात नहीं है। आपको बीपीएससी देख लीजिए, बीएसएससी देख लीजिए, बीपीएसएससी देख लीजिए, आपको हर परीक्षा में छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर चीज का सब कुछ निकल रहा है, लेकिन 7-7 साल पर, 8-8 साल पर रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो क्या छात्र इससे प्रभावित नहीं है? यही आप कहते हैं कि हम बिहार और भारत को विश्व गुरु बना देंगे। बिल्कुल गलत था, गलत है, गलत रहेगा। हम लोग को अगर आप चिल्लाना चाह रहे हैं तो हाँ, हम चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अब शिक्षा की बात है, और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रेम रंजन जी। हम प्रेम रंजन जी से जानना चाहेंगे, प्रेम रंजन जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आप जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में क्या स्थिति रही, जो पूरे स्कूल की व्यवस्थाएं रही, स्कूल के हालात कैसे रहे, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए प्रेम रंजन जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा अच्छी हुई है वो शिक्षा क्षेत्र को ही हुई है। निजी विद्यालय से जुड़े होने के नाते विद्यालयों की स्थिति, बच्चों की स्थिति, अभिभावकों की मांग जो है। आवाज प्रेम रंजन जी आपकी साफ नहीं आ रही है। अन्य सभी साथी अगर माइक म्यूट कर लेंगे तो आवाज साफ। कनेक्शन वहां से टूट गया। ठीक है, चलते हैं। अभी बोलना चाह रहे थे संजीव जी, बोलने के लिए हाथ उठा रहे थे। तो रहमान सर जब बोल रहे थे तो संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे थे। तो रहमान सर, आप पहली बार आपसे मिल रहा हूं, तो आप शायद थोड़ा नहीं मालूम होगा। तो मैं जिस तरह से जुड़ा हुआ हूं, आपकी हर बात से 200% मैं अग्री करता हूं। इसमें दूसरे को जिम्मेदार मैं नहीं बोलता हूं। जितनी चीजें अभी चल रही हैं, सरकार नंबर 1 है कटघरे में खींचने के लिए। मैं कह रहा था कि केजरीवाल जब सुधार सकते हैं तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और सरकार इन चीजों को सुधार सकती है। आप बिल्कुल सही बात बोले, गुड्डू बाबा बोले 1.25 लाख या 1.5 लाख टीचर की नियुक्ति हो रही है। तो ये नियुक्ति कैसे होगी? ये वही करेंगे ना कि अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाने वाले को जैसे इन्होंने अपॉइंट किया था, उसी तरह से ये फिर अपॉइंट करेंगे। तो मैं गांव में जाकर बहुत टीचर से मिला हूं, और उनकी कैपेबिलिटी ये है कि शायद आपको 1 से लेकर 10 तक वो पहाड़ा नहीं पढ़ा सकते हैं। तो क्या जब क्वालिटी नहीं होगा तो वो किस तरह का समाज का वो निर्माण करेंगे? धनंजय जी हम रोकना चाहेंगे, बीच में 1 मिनट रुकना चाहेंगे। हमारे साथ संजीव सिन्हा, एक सेकंड गुरु रहमान, 1 सेकंड। मुन्ना जी ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है। मुन्ना जी बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान चलाते हैं पटना में,
संजीव श्रीवास्तव जी बिहार के एक चर्चित शख्सियत हैं, उनको भी मौका नहीं मिला है। प्रेम रंजन जी नहीं बोले हैं, तो पहले इन 3 लोगों को मौका दीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके सबसे 2-2 मिनट। विषय है कि हो क्या, हम समाधान ढूंढने आए हैं, समस्या पर प्रकाश तो गुरु रहमान ने विस्तार से डाल ही दिया है। मुन्ना जी, संजीव श्रीवास्तव और प्रेम रंजन जी को मौका दीजिए। नमस्कार अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है डायरेक्टर साहब आपकी आवाज। चलिए, बहुत 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 पहले तो धन्यवाद सभी का, और जितने भी पैनल पर बैठे हैं सभी को मतलब कि मेरा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि मैं यहाँ पे लग रहा हूँ सबसे छोटा मैं ही। हेलो, छोटा है नहीं, आप छोटा लग रहे हैं। फोन आ जा रहा है, इस वजह से दिक्कत हो जा रही है। छोटा आप है नहीं मुन्ना जी, छोटा लग रहे हैं आप तो डायरेक्टर। आवाज कट जा रही है, आवाज कट जा रही है, जरा सा 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। हाँ, गुड्डू बाबा ने दाढ़ी पका लिया, इसका मतलब ये थोड़े गुड्डू बाबा सबसे बड़े हो गए। गुड्डू बाबा हम लोग के लिए आदरणीय है, लेकिन उम्र इनकी भी बहुत कम है। अभी रिसेंट में ही विवाह भी हुआ है, अभी युवा है। गुड्डू बाबा जैसा आदमी कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता है। संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव नहीं, संजीव श्रीवास्तव जी पहले सबको थोड़ा थोड़ा मौका दीजिए, विषय से हम लोग भटके नहीं, अच्छी पैनल है और राज्य के चर्चित शख्सियत लोग हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। संजीव श्रीवास्तव जी आप अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट कीजिए अपनी माइक को, आपका माइक वहां से बंद है। संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी आवाज अगर जा रही है तो आप, संजीव श्रीवास्तव जी अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो अपन चलिए। प्रेम रंजन जी कुछ कह रहे थे, प्रेम रंजन जी अपनी बातों को रखिए, ज्यादा इधर नहीं, सीधे पॉइंट पर आइए। प्रेम रंजन जी अपने माइक को पहले ऑन कीजिए और सीधे आइए, आप विषय पर आइए। प्रेम रंजन जी, शायद आवाज नहीं जा रही उन सब तक, मैं ही अनम्यूट कर दे रहा हूँ। प्रेम रंजन जी का माइक मैंने ही अनम्यूट कर दिया। चलिए गुड्डू बाबा को सुनिए। नहीं, आवाज नहीं जा रही है तो गुड्डू बाबा को सुन लीजिए, सबका माइक बंद। गुड्डू बाबा को सुनिए, गुड्डू बाबा को सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद संजीव श्रीवास्तव प्रेम रंजन जी से बात कर लीजिए। बाबा को सुन लीजिए, लेकिन उसके बाद संजीव श्रीवास्तव प्रेम रंजन जी से बात कर लीजिए। देखिए अनूप जी, आज का जो विषय है उसमें यह भी है कि कोरोना काल में जब क्लासेस फिजिकल नहीं हो रही है, ऑनलाइन हो रहा है, तो फिर प्राइवेट विद्यालयों में अभिभावकों को क्यों ज्यादा माने फीस क्यों देना पड़ रहा है, उसमें कुछ कमी आनी चाहिए थी। तो अब इस देश में नैतिकता की जो बात है ना, वो किताबों में रह गई है। आप किसको कहेंगे कि नैतिकता के आधार पर कुछ फीस माफ कर दो? ये तो स्वतः प्राइवेट स्कूल के जो उनके डायरेक्टर हैं, जो संचालक हैं, उनको इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि चूंकि जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं वो लंबे समय से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं 2-4 दिन के लिए वो आए हैं उनके यहाँ, तो उनके साथ उनका संबंध जो है एक लंबा पीरियड का संबंध है। और उन स्कूल, प्राइवेट स्कूल के संचालकों को अपने विद्यार्थियों के पेरेंट्स के आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्वतः फीस में कुछ माफी जरूर करनी चाहिए। यह नैतिकता के आधार पर उनको करना चाहिए। आप लड़ने कहाँ जाएंगे? मैं तो कोर्ट भी गया हूँ, मानव अधिकार आयोग भी गया हूँ कई बार, कोर्ट भी कह देता है कि हर बीमारियों का इलाज हम लोग नहीं है। ये बहुत ताकतवर लोग प्राइवेट स्कूलों का पक्ष जानते हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूलों का पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं प्रेम रंजन जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। प्रेम रंजन जी बताइए, ऐसी अपेक्षाएं हैं सब लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों के पास आग्रह किया जा सकता है। बोलिए प्रेम रंजन जी, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रेम रंजन जी बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रेम रंजन जी बोलिए। सर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों से संबंधित कुछ मुद्दे यहाँ पे उठाए जा रहे हैं और कुछ आरोप भी प्राइवेट स्कूलों पे लगाए जा रहे हैं। सर, प्राइवेट स्कूलों की भी अपनी व्यक्तिगत बाधाएं हैं, ऐसी व्यक्तिगत मजबूरियां हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर में कई ऐसे एम्प्लॉय काम करते हैं जिनका पेट चलता है प्राइवेट स्कूलों के आर्थिक आवागमन से, उन्हें फर्क पड़ता है, जैसे शिक्षक समाज हो, गैर शैक्षणिक जो भी कर्मचारी हो। तो कहने का मतलब है अभी भी कोरोना काल में भी सीबीएसई हो या आईसीएसई ने जो गाइडलाइन जारी किया ऑनलाइन क्लासेस का, तो निजी विद्यालयों के व्यवस्थापक हो या उनके शिक्षकों के ऊपर ऐसी
मतलब ऊपर से दबाव है कि आपको ऑनलाइन क्लास का आयोजन करना है। और अगर कोई भी शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो निश्चित तौर पे उनका जिस कार्य से उनका पेट चलता है, उससे उस पे जिस कार्य पे उनका पूरा परिवार पलता है, उसका परिवार निर्भर है, उसके लिए निश्चित तौर पे चूंकि निजी विद्यालय के पास किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक सहयोग या किसी संस्था से नहीं होती है, किसी सरकारी फंड से कोई आर्थिक सहयोग नहीं होता है, तो निजी विद्यालयों का जो भी व्यय है, जो आर्थिक खर्च है, वो पूरे रूप से बच्चों के द्वारा लिए गए फीस पे ही निर्भर रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, निश्चित तौर पे इसके सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है वो निजी विद्यालय के परिवार हैं, शिक्षक हैं, उनके आधारित सारे कर्मचारी। अब ऐसी स्थिति में हमने कई बार सरकार से भी मांग किया कि सरकार निजी विद्यालय के लिए, निजी विद्यालय परिवार के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। आपदा राहत कोष से ऐसा सिस्टम है भी कि ऐसे आपात की स्थिति में, लेकिन सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई सहयोग निजी विद्यालयों के लिए आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर निजी विद्यालय बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर सकते हैं, शिक्षक अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं, सारे कर्मचारी अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे थोड़ा या अधिक हो, वो जो अर्थ का दबाव है वो बच्चों के अभिभावक पे पड़ रहा है। इस बात से मैं बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूँ। इस कोरोना काल में मैं बता दूं, कम से कम 5,000 से अधिक बच्चों का, 5,000 से अधिक विद्यालयों का डेटा मेरे पास है। वैसे विद्यालय जो मॉन्टेसरी विद्यालय थे, जहाँ पे नर्सरी और प्ले ग्रुप के बच्चे पढ़ते थे, वैसे विद्यालयों में ताला लटक गया, परमानेंट, हमेशा के लिए ताले लटक गए। उसमें कम से कम 25 से 30,000 शिक्षक कार्यरत थे। उन सारे शिक्षकों की जो आमदनी थी, रोजी रोटी का जो उपाय था, जो भी साधन था, वो सारा समाप्त हो गया। और निश्चित रूप से अगर ऐसे ही 2 से 3 महीना और अगर विद्यालयों को बंद रखा गया, तो बच्चों की शिक्षा तो बर्बाद हो ही रही है, बेरोजगारी भी अपने चरम सीमा पे आ रही है। क्योंकि निजी विद्यालय परिवार एक बहुत बड़े उद्योग की तरह बहुत बड़े संख्या में लोगों का पेट चलाता है, लोगों को रोजगार मुहैया कराता है, जो भी निश्चित तौर पे वो रोजगार भी इस कोरोना महामारी के कारण पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। कई लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो भी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी शिक्षा देकर के चल रही थी, वो समाप्त हो गई है। तो निजी विद्यालय के पास खुद की जिंदगी, खुद की रोटी चलाने के लिए भी अभी वो मोहताज है। आपकी बात लगातार हम प्रधानमंत्री को, आपका पक्ष आ गया, राष्ट्रपति को पत्र लिखने का काम कर रहे हैं, उनसे प्रेमरंजन जी आपका पक्ष आ गया, कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई। प्रेमरंजन जी आपका पक्ष आ गया। हम जो है संजीव श्रीवास्तव जी से और फिर रहमान जी से जानेंगे इस बारे में कि देखिए ये बात जरूर है, ऐसे कई उदाहरण आए हम लोगों के सामने कि निजी विद्यालय को सरकार ने डायरेक्शन दे दिया कि वो फी ना ले, वो फी कम ले, कई तरह के डायरेक्शन सरकार ने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, मुख्यमंत्री ने बोल दिया, IAS ऑफिसर ने बोल दिया, शिक्षा मंत्री ने बोल दिया, लेकिन निजी विद्यालयों द्वारा फिर भी बच्चों से ये प्रकार फी लेने का प्रयास किया गया। यह दोनों बात हम लोगों के सामने आई। लेकिन जो प्रेमरंजन जी का पक्ष है वह यह है, आप अगर ऐसे भी देखें, अगर पूरे बिहार का ही सिर्फ हम देखते हैं तो बिहार में जितने सरकारी विद्यालय है उससे ज्यादा आज के डेट में प्राइवेट विद्यालय है। आप एक गांव में भी जहां सरकारी विद्यालय होता है वहां प्राइवेट विद्यालय भी, और संख्या प्राइवेट विद्यालय में ज्यादा है बच्चों की। तो मतलब आज बिहार के जितने बच्चे सरकारी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में बच्चे प्राइवेट शिक्षा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल हमारे शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इन सारी कमियों के बावजूद कि सरकार के निर्देश को नहीं माना, लेकिन सरकार के निर्देश को कैसे माने? सरकार 25% भी जो इनकम था, जो रुक गया कोचिंग का, वो इनकम में 25% भी कुछ सब्सिडियरी अगर मिलता तब तो उससे कुछ काम चलता कि चलो कोरोना से सब प्रभावित हुआ है, निजी विद्यालय भी प्रभावित हुआ है, निजी कोचिंग भी प्रभावित हुआ है। संजीव श्रीवास्तव जी आप बताइए इस पर क्या बोलना चाहते हैं? विद्यालय के इस हाल पर, विद्यालय के द्वारा किए गए सरकार के निर्देश के बावजूद विद्यालय ने इस बच्चों से पैसे लेने का प्रयास किया, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? फिर हम रहमान सर से भी इस पर पूछेंगे कि आखिर सभी के वस्तु स्थिति पर तो सोचना पड़ेगा। संजीव श्रीवास्तव जी ऑन कीजिए माइक।
आवाज इनकी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तो हम वहां पर नेटवर्क का समस्या तो चल ही रहा है लगातार। हम डॉक्टर एम रहमान के पास आना चाहेंगे क्योंकि वो निजी विद्यालय पर तो आप बोलिए डॉक्टर एम रहमान, शिकायतें भी बहुत है और मजबूरियां भी कई है, तो क्या रास्ता निकले? सरकार सिर्फ ऑर्डर देने से तो चलेगा नहीं, कैसे रास्ता निकले? रहमान जी माइक ऑन कीजिए। एम रहमान जी, संजीव श्रीवास्तव जी की आवाज नहीं आ रही। जा रही है जी, आ रही आवाज, बोलिए। देखिए, एक तो प्रेम रंजन जी के बात से थोड़ा सा मैं सहमत इस मामले में हूँ कि निजी विद्यालय के बहुत सारे शिक्षक की जिंदगी का सवाल है। आपको जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी जिंदगी का सवाल है, उनको वेतन निजी विद्यालय दे रहा है क्योंकि हमारे बहुत सारे परिचित ऐसे हैं जिनको निजी विद्यालय के द्वारा वेतन दिया जा रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये भी बता दूं कि निजी विद्यालय जिस तरह से पढ़ा रहा है उस तरह के पढ़ाई से बच्चों का कुछ होने जाने वाला नहीं है। और हमारे गुड्डू बाबा ने कहा कि ये नैतिकता का प्रश्न है, तो नैतिकता तो कहाँ चली गई, किताब में ही अंकित है। निश्चित रूप से निजी विद्यालय को कम से कम थोड़ा सा नैतिकता दिखानी चाहिए। लेकिन एक बात आपको हम बता दें कि जैसे हमारा संस्थान चलता है, मुन्ना जी उसके डायरेक्टर हैं, और उस क्या हमने पिछले साल के कोविड में 18 लाख किराया दिया था और किसी भी तरह का कोई माफ नहीं हुआ। सरकार तरफ से किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देगी। हम लोग ना कुदाल चला सकते हैं, ना भीख मांग सकते हैं, ना कहीं सामुदायिक भोजन बंट रहा है वहां खड़ा हो सकते हैं। हम लोग बेचारा हैं। और इस वर्तमान सरकार हो, पता नहीं वो कौन सरकार रहती तो क्या करती, लेकिन वर्तमान सरकार ने जब दिखा दिया है कि निजी शिक्षक चाहे निजी विद्यालय के हो, प्राइवेट कोचिंग संस्थान के हो, वे बेचारा से कम नहीं है। और हम लोग केवल टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं, पेपर पर पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि हम लोग के लिए क्या हो रहा है। हम लोग के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है और सरकार पर दोषारोपण लगाना 100% सही है। निजी विद्यालय किसी भी तरह से फीस नहीं माफ कर रहा है। मैं आपको बता दूं धनंजय जी कि जब हम देखते हैं तो अचानक मोबाइल में फटफट मैसेज आता है। मैसेज देखते हैं तो ये सेंट माइकल और सेंट जेवियर जैसे स्कूल का देखते हैं कि बोल देता है कि आपका फीस इतना हो गया, फीस इतना हो गया, और दिमाग घूम जाता है। जबकि पढ़ाई का कोई ठिकाना नहीं, जिस तरह से पढ़ाई हो रहा है, अगर उस तरह का पढ़ाई सेंट माइकल और सेंट जेवियर जैसे स्कूल करा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के पढ़ाई से अच्छा है कि घर पर बच्चों को पढ़ाया जाए। निजी विद्यालय गलत कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसकी भी मजबूरी है। देखिए जो प्रश्न आया कि निजी विद्यालय गलत कर रहा है लेकिन मजबूरी है, संजीव श्रीवास्तव जी की आवाज बंद हो गई थी। एक बार हम संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलने का फिर से प्रयास करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी एक बार बोलिए, आवाज आ रही है अगर तो। संजीव जी आपकी आवाज आज नहीं आएगी लगता है। संजीव सिंह जी के पास चलते हैं। संजीव सिंह जी, आपने सुना गलत कर रही है, लेकिन व्यवस्था जो है नैतिकता से नहीं चलती है। रहमान सर ठीक कह रहे हैं कि वो किताब में लिखी हुई बातें हैं, वो आज भी नहीं है। हजारों साल से नैतिकता जो है ना वो किताब में लिखी हुई बातें हैं और कुछ लोगों की धरोहर रही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार और देश नैतिकता से नहीं चलता है। सरकार का काम है, सरकार को ही मैं कटघरे में हमेशा खड़ा करता रहा हूं और आज भी करूंगा। सरकार का काम है कानून बनाना और सरकार का काम है उसको पालन कराना। अभी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, वो बहुत ठीक बात मैंने सुना कि उनके भी खर्च हैं, टीचर्स हैं और जो भी हैं सैलरी देना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है बहुत सारे वो बच रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं एज अ बिजनेस वो खुद से बोलेंगे कि फी कम कर देंगे? ये कभी नहीं होगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं है। मुझे जहां तक मालूम है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं बड़े वाले या हॉस्पिटल्स जो हैं उनको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये बहुत अलग ढंग से वो चलाते हैं, कुछ ट्रस्ट बनाकर और क्या बनाकर, और इसमें हमारे बड़े बड़े नेता लोगों का पैसा लगा हुआ है। ये आज का नहीं है। देखिए एक चीज बता रहा हूं, हमारे यहाँ खासकर बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था जो है ना, कुछ लोगों के हाथ में ही सीमित रह चुका है। हमारे जैसे लोग और क्या हो रहा है, फंडामेंटली पढ़कर हमारे जैसे लोग, जैसा रहमान सर ने बोला कि उनकी स्थिति है कि वो हाथ नहीं फैला सकते, भीख नहीं मांग सकते, कुदाल नहीं चला सकते, तो करेंगे क्या? धीरे से बाहर निकलते हैं।
तो एक सोचिए कि पढ़े लिखे इंसान धीरे 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 ये 25-30 साल से जो बाहर निकल रहे हैं, तो आप सोचिए कि किस तरह के लोग वहां बच गए हैं। तो जिस तरह के लोग बच गए हैं, एक और मैंने सुना कि ऐसे जनता को बना दो ताकि मेरे ऊपर डिपेंड रहे। तो ये सरकार की, ये 20 साल पहले भी जो सरकार थी उसकी वही नियत है, और अभी की जो सरकार है उसकी यही नियत। सरकार की नियत गलत है। वो झोले में चावल और दाल और आटा और रोटी कपड़ा मकान से हम अभी ऊपर। सरकार की गलत नियत का, सरकार की गलत नीति का रहमान सर जैसे कोचिंग संचालक, कोचिंग चलाने वाले लोग भी परेशान है और प्राइवेट स्कूल भी परेशान है, जनता तो परेशान है ही। मुन्ना जी की बात हम लोग नहीं सुन पाए। मुन्ना जी कृपया अपना माइक ऑन करें। मैं तो सलाम करता हूं कि इतना वोकल होकर कैसे बोल पा रहे हैं, लीडर होकर बोल पा रहे हैं। ये मुझे तो डर लगता है बोलने में। मुन्ना जी थैंक यू। मैं कहीं भी कभी जब बोलिएगा तो सरकार जो गलत करेगा वो गलत के विरुद्ध मैं बोलने के लिए था बोलूंगा। जी ठीक है मुन्ना जी। सबसे पहले तो संजीव जी और रहमान सर की जो बातें थी वो निकल करके जो बाहर आई है वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही मतलब कि अनुभव वाली बात इन्होंने बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार, हमारा जो सरकार, हमारे बिहार की जो सरकार है, कहीं से भी कोई हार्ड रूल इनका जो दिखाई नहीं पड़ता है। थाने में जिनका जो आदेश दिया गया, शराबबंदी आदेश दिया गया और प्रत्येक थाना से शराब बरामद होती है, तो कहीं से भी इनका जो रूल है ये कहीं भी दिखाई नहीं देता है कि इनका जो हार्ड रूल है वो एकदम शो नहीं करता है। शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है। शिक्षा जैसा मतलब कि लगा स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसा चीज है कि जिससे कि पता चलता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसा है। शिक्षा को ऐसा कर दिया गया है मानो कि मतलब कि किसी की कठपुतली बन करके रह गई है। हमारे जो कोचिंग संस्थान है, जो फीस की जहां तक बात कर रहे थे रहमान सर या जो भी है, बिल्कुल जब से लॉकडाउन हुआ है बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। मतलब कि जो भी फी है, जो हम लोग का नॉर्मल जो फी होती थी एक बच्चे के द्वारा, ऐसे तो 11 रुपया जो गरीब बच्चे, गरीब असहाय अनाथ दिव्यांग बच्चे के लिए तो मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो बच्चे देने में सक्षम है उनके लिए भी आज जो फी ली जा रही है एकदम नहीं के बराबर नहीं ली जा रही है। ऑनलाइन के माध्यम से भी उन बच्चे को मतलब कि पढ़ाने की दिशा में मतलब जो कार्य किया जा रहा है हमारे गुरुकुल के द्वारा, दमयंती गुरुकुल और एम सिविल सर्विसेज के द्वारा, वह बहुत ही सराहनीय है। कम से कम तो उन बच्चों को लाभ मिल रहा है जो हमारे शिक्षक तन मन से मतलब कि लॉकडाउन में भी अपना सहयोग दे रहे हैं बिना कोई गुरुदक्षिणा मतलब लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में भी जो शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को जो दी जा रही है, वो फुल पेमेंट ना लेकर करके एक मिनिमम चार्ज लिया जाए और सरकार को जो दिशा निर्देश हो या गार्जियन का जो सहमति हो उसका एक तालमेल बना करके इस तरह से एक व्यवस्था होनी चाहिए बिहार में, जिससे कि गरीब बच्चे या जो समान स्तर के जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिल सके। मैं तो यह कहना चाहूंगा नरेंद्र जी। गुड्डू बाबा के पास आएंगे क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी की बात हुई है उस पर लगातार ऑब्जेक्शन भी करते रहे कई लोग, जिसमें गुड्डू बाबा भी हैं। तो प्राइवेट स्कूल की जो मजबूरियां हैं उस पर हम गुड्डू बाबा को सुनेंगे, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी को हम बता देना चाहते हैं, वे लैपटॉप अथवा मोबाइल जिस किसी से भी जुड़े हुए हैं, कृपया उसका साउंड तो साइलेंस नहीं है, इसको चेक कर ले, क्योंकि जब भी उन्हें बोलने कहा जाता है उनकी आवाज नहीं आती है। तो अपने जो इक्विपमेंट्स है मोबाइल या लैपटॉप, उसका साउंड तो कहीं म्यूट नहीं है, उसको चेक कर लें। तब तक हम विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा से सुनते हैं कि जो मजबूरियां हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की गुड्डू बाबा और जो प्राइवेट स्कूल्स की, उस पर भी आप बताएं कुछ, क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि चूंकि मैं हेल्थ से आपको तुलना कर रहा हूं। मेरा सपना रहा है कि मैं पीएमसीएच को बिहार का सबसे अपडेट अस्पताल बना दूं, और मैंने बना दिया है बहुत हद तक। क्योंकि अपडेट करने का मतलब यह है कि उसकी जो व्यवस्थाएं जो मैंने ठीक कराई, मैं नाम नहीं लूंगा, पटना के बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल जो हैं उनके यहाँ अपना प्रेयर कराना पड़ता था मरीज को बुलाने के लिए, मरीज उनके यहाँ आना बंद हो गए थे। क्योंकि और इसलिए मेरा यही सोच है और मेरा संकल्प भी है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों को जिस दिन हम लोग अच्छा कर लेंगे, स्वतः इनके ऊपर बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी निजी विद्यालयों पर।
हम जब अपने घर को ठीक कर लेंगे तो पर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़ी बात है, देखिए गुड्डू बाबा, हम कुछ अभी चलेंगे प्रेम रंजन जी के पास और उनका पक्ष, दूसरा पक्ष जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कैसे सुधरेगी व्यवस्था। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सरकारी विद्यालय है निश्चित रूप से वह पब्लिक का है, अपना है, लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय है, आप सोचिए कि जब सरकारी विद्यालय की संख्या कम है आज, उससे ज्यादा संख्या में प्राइवेट विद्यालय आज समाज की सेवा दे रहे हैं। आज जितने सरकारी स्कूल है, कोचिंग संस्थान, आज आवश्यकता है सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है प्रॉपर। हाँ, गुड्डू बाबा का जब म्यूट नहीं रहता है तो होता है, अभी म्यूट कर दिया, अब ये क्यों नहीं होगा। तो जब सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है तो कोचिंग संस्थान पर डिपेंड है पढ़ाई। ठीक है, मान लिया कि आज सरकारी स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था को ठीक करना है, सरकारी तो कोचिंग संस्थान की प्रासंगिकता कमेगी, प्राइवेट स्कूल की प्रासंगिकता कमेगी जब ज्यादा संख्या में प्राइवेट सरकारी स्कूल हो जाएंगे और उसकी पढ़ाई व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अभी जो आज सेवा दे रहे हैं, जो प्राइवेट कोचिंग है जो आज सेवा दे रहे हैं, वह भी हमारे ही है, देश के ही है, देश के लोग इन्वॉल्व है उसमें, उसे बाहर का नहीं कहा जा सकता है, वो अंग्रेजों का है नहीं, इसलिए। और उसका योगदान है, जब नीड, एट द टाइम ऑफ नीड, इसका जो क्रिएशन होता है प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग्स का, वो नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट हुआ, और नीड है तभी वहां बच्चे आते हैं। अगर नीड नहीं होता तो कोचिंग खोल के, स्कूल खोल के बच्चे आएंगे नहीं। तो आज नीड है, आवश्यकता है, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, आज समाज के लिए उसका भी योगदान है। और अगर आप न सिर्फ प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट स्कूल की बात, आपको उच्च शिक्षा की भी बात करें तो आज जितने IITs हैं, जितने IIM हैं, जितने अगर सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करें तो जितने IITs हैं, जितने NITs हैं, जितने इंजीनियरिंग सरकारी कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वह सफिशिएंट नहीं है भारत के बच्चों को, जितने बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं उनको सेवा उपलब्ध कराने में सीट। तो ऐसे समय में, और प्राइवेट की इस कॉलेजों के सीट की संख्या ज्यादा है, कमियां बहुत सारी उनमें भी है, सरकारी में प्राइवेट में भी। लेकिन आज स्कूल्स, कॉलेज और कोचिंग बहुत सारे सर्विसेज दे रहे हैं। जब सरकार के पास क्षमता नहीं है तब उसको एक बार हम लात नहीं मार सकते, और मारना उचित भी नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ नीड जिसने कॉपरेट किया है वह देश का ही है। हम एक बार प्रेम रंजन जी के पास चलेंगे। प्रेम रंजन जी क्या कर रहे हैं कि क्या होने से सुविधा होगा? आखिर आप जो परेशान कर रहे हैं बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स को, प्राइवेट स्कूल, वो परेशानी ना करना पड़े, आप क्या सपोर्ट चाहते हैं? जी हाँ सर, इसके लिए हमने सरकार से भी कई बार मांग किया, आप जैसे पत्रकारों को भी हमने सूचना दिया कि निजी विद्यालयों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार का एक अधिनियम है जिसमें है कि 25% अलाभकारी वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने का दबाव हर निजी विद्यालय के ऊपर है। और निश्चित तौर से 2009 से निजी विद्यालय इस कार्य को करते आ रहे हैं। इसके एवज में प्रति बच्चा सालाना 6,000 7,000 हर वर्ष का अलग अलग रकम है जो यूनिसेफ यह पैसा देती है, वहां से राज्य सरकार को आती है और राज्य सरकार निजी विद्यालयों को वितरित करती है। लेकिन मैं बता दूं, पिछले 7 वर्षों से यह रकम सरकार के पास बकाया है, यानी करोड़ों रुपया निजी विद्यालयों का सरकार के पास बकाया है। प्रथम लॉकडाउन के समय से ही हमने सरकार पे दबाव बनाने का कोशिश किया कि सर कम से कम ये पैसा जो है आप इसे निर्गत करें, ताकि हम बच्चों पे पैसे के लिए दबाव ना बनाएं, क्योंकि निजी विद्यालयों की भी अपनी मजबूरी है। मैं सवाल करता हूँ आपसे, गुड्डू बाबा से भी हमारा यह सवाल रहेगा, रहमान सर से भी हमारा यह सवाल रहेगा, क्या सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है इस लॉकडाउन में? मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो कोष है वो सरकारी कोष से उन्हें यह तनख्वाह दिया जाता है। लेकिन निजी विद्यालयों की मजबूरी है कि हम बच्चों से जो फी लेते हैं उसी पे हमारे विद्यालय का पूरा खर्च निर्भर रहता है। हम जब सरकार भी हमारा करोड़ों रुपया गबन करने के मूड में है, लगातार मांग करने के बावजूद धरना प्रदर्शन हर प्रकार का हमने प्रयास करके देखा, लेकिन सरकार उस मामले पे बिल्कुल भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। उसके लिए हम लोग अरेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ, कहानी लंबी है, लेकिन सरकार हमारा पैसा देने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं। रहमान जी, प्रयास किया कि बच्चों पे हम दबाव ना दें। ठीक है, आपका पक्ष समझा। रहमान जी एक बात बताइए, इसका निदान,
इस ऐसे मोमेंट में बहुत सारे प्राइवेट बड़े स्कूल तो आज भी इतने सक्षम है कि वो चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल जो बंद हो जा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं उसे अभी इसी मोमेंट में अधिग्रहण कर लेती है। अगर सरकार प्रपोजल देगी कि जो भी खुद से अधिग्रहण होना चाहते हैं वो आ जाइए, तो बहुत सारे विद्यालय जो बंद होने जा रहे हैं वे खुद से आ जाएंगे, भैया ले लो हमें। और जो सरकार कभी आपको याद होगा कि शुरू हुआ था सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को 1500 से शुरू किया था, 4000 दिया, कुछ अभी तो ज्यादा दे रही है। लेकिन अगर एक मिनिमम भी राशि कई प्राइवेट स्कूल के लिए ऑफर कर दे सरकार कि अभी हम यही देंगे, तो बहुत सारे स्कूल टीचर के साथ सरकारी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भी सरकार के अंडर जाने को तैयार हो जाएंगे खुद की स्वेच्छा से। लेकिन सरकार ऐसा प्रपोजल क्यों नहीं दे पा रही है। और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि सरकार तैयारी कर रही है सारे बच्चों को एक लैपटॉप जैसा कुछ देने की बात आ रही है मीडिया में लगातार, अभी हकीकत से रूबरू होना बाकी है। लेकिन सरकार ऐसे समय में इससे दो काम हो जाएगा, एक तो स्कूल जो खुले हुए हैं जो बंद होने जा रहे हैं वो बंद नहीं होंगे, और एक सरकारीकरण भी हो जाएगा। दोहरा लाभ, मान लीजिए अगर 2000-4000 स्कूल सरकारीकरण हो जाए, चाहे प्राइमरी स्कूल, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल, चाहे हाई स्कूल, तो क्या हर्ज है इसमें? सरकार क्या इस पर आप लोग सरकार को आपका क्या व्यू है, इससे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, क्या है? में पहला राज्य है जहां के कोचिंग संस्थान को रजिस्टर्ड किया गया है। यानी कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के पहले बिहार हैं जहां के कोचिंग संस्थान को रजिस्टर्ड किया गया। 2010 में जो हुई घटना थी, उस घटना के बाद ऐसी बात हुई है। सरकार इस तरह का कदम किसी हालत में नहीं उठाएगी, क्योंकि सरकार जब अपने सरकारी विद्यालय को सुधारने में सफल नहीं हो पाई है तो फिर वो प्राइवेट स्कूल को सुधारने का क्या करेगा। रही बात प्राइवेट स्कूल की, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूल से बिल्कुल पैसा ले ही नहीं, प्राइवेट स्कूल की भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन जो पैसा हमेशा रेगुलर क्लास में, फिजिकल क्लास में जो प्राइवेट स्कूल लेती थी, वही पैसा अभी लेना किसी भी दृष्टिकोण से, इंसानियत के दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत है। प्रेम रंजन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इतना तय है कि वर्तमान में जिस तरह से जिस तरह की अवस्था हो गई है गार्जियन की, वैसी परिस्थिति में पूरा फीस भेजा जा रहा है। मेरे पास कहिए तो मोबाइल में टोटल डाटा है जो स्कूल से आता है, तो वह गलत है। और वैसी परिस्थिति में आप इसमें कम से कम कमी जरूर करनी चाहिए। सरकार किसी भी स्कूल का आपको सरकारीकरण करने नहीं जा रही है, क्योंकि सरकार को शिक्षा के नाम पर राजनीति करना है, जो राजनीति कर रही है। सरकार ने शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। आपको पता होगा कि पिछली सरकार में कॉपी ले जाता था लोग घर में, और घर से लिख के लाता था, जमा करता था, और इस सरकार ने उसी मार्क्स के आधार पर लोगों को नौकरी दे दी। अब बताइए, इस आधार से क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की परिकल्पना कर सकते हैं? अगर सरकार कहती है प्राइवेट स्कूल को सरकारीकरण करने की, तो सरकार की तो भूल होगी ही, साथ ही साथ उस प्राइवेट स्कूल की भी भूल होगी जो सरकार के साथ मर्ज करना चाहेगी। क्योंकि सरकार अपने साथ मिलाकर, कहा जाता है कि तालाब में एक मछली गंदी हो तो सारी मछली गंदी हो जाती है। सरकार उसी तरह की हरकत करना चाहेगी, तो मैं ईश्वर से मनाऊंगा कि कम से कम सरकार ऐसा न करे। लेकिन सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की एक प्रणाली होनी चाहिए। आप मार्क्स बेसिस पर अपॉइंटमेंट करते हैं, कौन किस तरह से मार्क्स ले आया। ऑनलाइन की मैं बात बता रहा हूँ, प्रेम रंजन जी आप भी सुन लीजिए, आप भी ध्यान में रखिएगा कि ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चे मोबाइल को म्यूट कर देते हैं और इधर उधर की बात करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर। मेरा बेटा खुद ऐसा कार्य करता है, तो निश्चित रूप से बहुत तरह के लोग इस तरह का कार्य करते होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैंने बच्चे तो बच्चे हैं, उनमें आज के डेट में छोटे बच्चों में सही गलत का तो पूरा दिया नहीं गया है कि क्या सही क्या गलत, वो तो जिधर भी भेजिएगा मौका मिलेगा जाएंगे। और दूसरी बात की सबसे बड़ी बात है सर कि ये ऑनलाइन क्लास के माध्यम से किसी भी तरह की प्रक्रिया में सुधार होने नहीं जा रहा है।
सरकार ने जो आपने मुद्दा उठाया था 10+2 और 10th क्लास के परीक्षा का, उस परीक्षा को लेना होगा। अगर बिहार में आपको योग्यता ढूंढनी है, तब बिहार में आपको अच्छे बच्चों को तलाशना है, तो बिना परीक्षा दिए हुए रहमान सर आपकी बात आ गई और हमारे पास मात्र 15 सेकंड है परिचर्चा को खत्म करने के लिए। हम गुड्डू बाबा कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम मजबूर हैं, ऐसा 15 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, दूसरा कार्यक्रम होना है शुरू, इसलिए क्षमा चाहते हैं। कल हम गुड्डू बाबा फिर आपसे बात करेंगे। हम परिचर्चा को यहीं पे विराम देते हैं।